आज हम सभी इस सभागार में उपस्थित हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती के उपलक्ष्य में, और मैं अविलंब सबको बुलाना चाहता हूँ। हिंदी विभागाध्यक्ष श्री डॉक्टर प्रोफेसर सतीश सर को, वो आए और अपने दो बात रखें। जिन कवियों ने हिंदी साहित्य की जातीय विरासत को अग्रेसित किया है, उनमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि ही नहीं है, उन्हें अतीत का हंस भी कहा जाता है। राष्ट्र कवि के विरुद्ध से हिंदी में दो कवि सम्मानित हुए, मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने कभी कहा था कि जब भी अतीत में जाता हूं, मुर्दों को नहीं जलाता हूं, पीछे हटकर फेंकता वान, इससे कंपित हो वर्तमान। मैथिली शरण गुप्त ने भी अतीत के माध्यम से वर्तमान को जगाने की कोशिश की, लेकिन दोनों की पद्धति अलग थी, दोनों की शैली अलग थी, दोनों की विचारधारा में अंतर था। 3 अगस्त 1886 में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था और 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। दोनों में अंतराल भी था, युगीन परिस्थितियों में कुछ अंतर भी था। दोनों पराधीन भारत में पैदा हुए थे, लेकिन द्विवेदी जी, जिन्हें हिंदी के आधुनिक युग का दूसरा प्रवर्तक माना जाता है, उनके पहले भारतेंदु प्रवर्तक की भूमिका में थे। 1885 में भारतेंदु का निधन हुआ, लेकिन भारतेंदु का प्रभा मंडल इतना दीप्त था कि उनके निधन के 2 दशक बाद तक उनका प्रभाव बना रहा। तो भारतेंदु युग के अंतिम चरण में मैथिली शरण गुप्त ने लिखना प्रारंभ किया। वे अभ्यास करते थे। एक धारणा यह है कि कवि जन्मजात होते हैं, कविता अभ्यास से नहीं, संवेदना की गहराई और भावनाओं के फैलाव से निकलती है। लेकिन उर्दू अदब में कहा जाता है, उर्दू अदब में कोई शायर अगर मंच पर आएगा, किसी पुराने शायर को उद्धृत करेगा, तो वह कहेगा कि उन्होंने कहा है, उन्होंने लिखा है, नहीं उन्होंने कहा। वहां उस्ताद अपेक्षित है, वहां अभ्यास होता है। मैथिली शरण गुप्त की कविता यात्रा अभ्यास से प्रारंभ हुई। वे पहले स्लेट पर लिखते थे, तुक मिलाते थे और तुकबंदी करते करते उन्होंने शब्दों के प्रयोग में दक्षता प्राप्त की, छंदों का ज्ञान प्राप्त किया और कविता के भीतर की जो लयात्मकता होती है, उसकी सिद्धि उनकी रचनाओं में मिली। 1909 में उनकी पहली काव्य कृति रंग में भंग प्रकाशित। रंग और भंग, उत्साह और निराशा, अतीत और वर्तमान,
उत्थान और पतन की चिंता से उन्होंने अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की थी। फिर जयद्रथवत, भारत भारती जैसी रचनाएं आई। भारत भारती का प्रकाशन 1912 में, और यह कृति मैथिली शरण गुप्त की काव्य प्रसिद्धि का कारण बनी। उर्दू में एक शायर हुए थे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मुस्तफा खां हाली। हाली की एक रचना है मुसद्दस हाली। उसमें मुसलमानों के गौरवपूर्ण अतीत और पतनोन्मुख वर्तमान का चित्रण है। हाली के ही तर्ज पर भारत भारती की रचना हुई। भारत भारती में उन्होंने कहा कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उन्होंने लोगों को आमंत्रित की। आमंत्रित भारतेंदु ने भी किया था कि आवहू मिल के रोहू सब भारत भाई, आहा भारत दुर्दशा देखी न जाई। उन्होंने रोने की बात की, वे हताश हुए, उनकी वेदना घनीभूत हुई। लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने चिंतन की ओर भारतीय जनमानस को खोला। हम विचारें, हमारा अतीत गौरवपूर्ण है। आभा में रत रहने के कारण इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। वह देश जो आभा में रत रहे। आभा का अर्थ है ज्ञान, आभा का अर्थ है साधना की दीप्ति, आभा का अर्थ है सांस्कृतिक उत्थान। तो जो देश कभी विश्व का गुरु था, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल का वह प्रसिद्ध तराना है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसमें उन्होंने कहा है कि सदियों से रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा, फिर भी मगर है बाकी नामो निशा हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उस हस्ती की पहचान की थी भारत भारती ने मैथिली शरण गुप्त। उन्होंने कहा था कि आज जो आज एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वहीं, जो आज वो सौमग्न है कल शोक में रोता वहीं। उत्थान और पतन ये प्रकृति की शाश्वत क्रम। निराश होने की जरूरत नहीं है। हम गिरे हैं लेकिन फिर उठे और उठकर कुछ नया बनाएंगे। जयद्रथवत महाभारत के एक प्रसंग पर आधारित उनका खंड काव्य है। उस खंड काव्य में उन्होंने न्याय की प्रक्रिया पर बात की है। उन्होंने अधिकार के प्रति सजग होने की बात की है। जिस समय जयद्रथवत की रचना हुई थी, उस समय गांधीवाद इस देश में नहीं आया। उन्होंने कहा था कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। हिंदी के विद्यार्थी प्रायः दिनकर को द्वंद्व के कवि के रूप में देखते हैं, लेकिन द्वंद्व यहां भी है। एक ओर न्याय के प्रति सजगता है और दूसरी ओर उस सजगता का जो परिणाम है उसकी ओर संकीर्ण है। तो इसके बाद
जब पंचवटी की रचना उन्होंने की तो हिंदू गृहस्थ जीवन का जो आदर्श है उस आदर्श को उन्होंने रेखांकित किया और साकेत के माध्यम से एक महाकवि के साथ एक महान कवि के रूप में वे प्रतिष्ठित हो गए। साकेत अयोध्या का प्राचीन नाम है और साकेत बैकुंठ को भी कहते हैं, जहां पहुंचकर मनुष्य की सारी कुंठाएं समाप्त हो जाएं, वह स्थल ही साकेत है। बंगला में रविंद्रनाथ टैगोर का एक प्रसिद्ध लेख है कावेर द्वीप। उसी लेख से प्रभावित होकर 1908 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में एक लेख लिखा था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। गुप्त जी अपना गुरु मानते थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को। महावीर प्रसाद द्विवेदी के इस लेख ने उन्हें जागृत कहा गया है कि उपेक्षा उपेक्षितों की हर युग ने की, उपेक्षा उपेक्षितों की हर युग ने की। कब हुआ न्यायदानी करण के लिए, शोषितों की व्यथा की कथा जब लिखो, याद रखना हमें उद्धरण के लिए। उर्मिला को एक उद्धरण के रूप में पहले लिया। यह सर्वविदित तथ्य है कि पहले वो उर्मिला नामक एक प्रबंध काव्य की रचना की योजना बनाई मैथिली शरण गुप्त ने। उर्मिला के 3 सर्ग लिखे भी गए, लेकिन फिर उन्हें लगा कि इससे उनकी वैष्णव भावना आहत होगी। साकेत में उर्मिला की वेदना को भी काव्यात्मक गरिमा दी गई है और राम की महिमा का भी प्रतिपादन हुआ है। साकेत नाम उन्होंने इसीलिए रखा कि उनकी वैष्णव भावना भी संरक्षित रहे और उर्मिला, उपेक्षिता उर्मिला के महत्व का रेखांकन भी हो जाए। वे साकेत के प्रारंभ में ही कहते हैं कि राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभव्य है। साकेत पर गांधीवाद का प्रभाव भी है। 1915 में साकेत की रचना उन्होंने प्रारंभ की थी और 1931 में उसका प्रकाशन हुआ। 12 सर्गों का यह महाकाव्य 16 वर्षों में तैयार हुआ। मैथिली शरण गुप्त लिखते थे, काटते थे, फिर से लिखते थे। साकेत खड़ी बोली हिंदी का दूसरा महत्वपूर्ण महाकाव्य है। 1914 में प्रिय प्रवास का प्रकाशन हुआ था। 1913 में ही उसकी रचना पूर्ण हो चुकी थी। प्रिय प्रवास में संस्कृत वृत्तों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास की भाषा चित्रात्मक है, लेकिन साकेत की भाषा छायावादी काव्य भाषा के समीप है। यह दूसरा महाकाव्य जिसमें एक और राम है। वे राम स्वर्ग में बैठकर ब्रह्मांड का संचालन करने वाले ब्रह्म नहीं है, वे युग नायक हैं। इसीलिए साकेत के राम कहते हैं कि मैं आया उनके लिए जो कि तापित हैं, जो विवश विकल बलहीन दीन शापित हैं। संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया,
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। हर महापुरुष, हर पैगंबर, हर मसीहा यही करता है कि वह धरती को स्वर्ग बनाने के लिए कभी सूली पर चढ़ जाता है, कभी विष का प्याला पीता है। राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वनवास राम का ही होता है। आज तक किसी रावण का वनवास आपने नहीं सुना। तो यह राम काव्य और साकेत का 9 सर्ग, जहां गुप्त जी की काव्य कला अपने चरमोत्कर्ष के साथ परिलक्षित होती है। आप देखेंगे कि वहां गीतात्मक सौंदर्य है। साकेत के 9 सर्ग का पहला जो छंद है वह मंदाक्रांता छंद है। हमारे बंधु राकेश रंजन जो पिंगल के आधुनिक आचार्य हैं, बैठे हुए हैं, वे जानते हैं कि मंदाक्रांता छंद विप्रलंब श्रृंगार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त छंद माना गया है। और साकेत के 9 सर्ग का अंतिम छंद है बरवय छंद, अवधि भाषा का छंद है, अवधि का अत्यंत प्रचलित छंद है, लघु मात्रिक छंद है। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी मृगधर। आप यहां बिंब देखें, काव्य भाषा का उत्कर्ष देखें और कवि की वह व्यंजना देखें कि वनवास की अवधि पूरी हो रही है। अब लक्ष्मण आने वाले हैं। तो उर्मिला के हृदय पर अवधि रूपी शिला का जो बोझ था, जिसे अपनी अश्रुधारा से वह काट रही थी, अब वह विरह की शिला पूरी तरह से कट जाने वाली है। साकेत में जो प्रकृति चित्रण है, साकेत में जो मनोविज्ञान है, जब वसंत ऋतु का आगमन होता है, विरहिणी उर्मिला के भीतर काम भावना उद्दीप्त होती है, तो वह कहती है कि मुझे फूल मत मारो, मैं बाला अबला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। वह ऐसा नहीं है कि द्वंद्व उसमें नहीं, लेकिन हम द्वंद्व से निश्चय की ओर अग्रसर होते हैं। मैथिली शरण गुप्त की उर्मिला द्वंद्व से निश्चय की ओर उन्मुख हुई है। गुप्त जी की नारी भावना भी श्रेष्ठ है। द्विवेदी युग में नारियों को देवी माना गया, उनकी महिमा, उनकी शक्ति का प्रतिपादन हुआ। और छायावाद युग में नारी के समस्त रूपों को अभिव्यक्त किया गया। गुप्त जी में द्विवेदी युग और छायावाद युग दोनों की प्रवृत्तियां मिलती हैं। एक ओर गुप्त जी नारी को अबला, अबला शब्द उन्हें बहुत प्रिय है। वैसे मैं मानता हूं कि नारियां सबला होती हैं। हमारे यहाँ शक्ति के जितने प्रतीक हैं सब नारी में हैं। वे बल के साथ होती हैं। और कभी कभी मैं परिहास में कहता हूं कि नारी सबला होती हैं, जहां जाती हैं बला साथ लिए जाती हैं। तो न जाने क्यों यह शब्द मैथिली शरण गुप्त के साहित्य में बीज शब्द के रूप में आता है। वे यशोधरा में कहते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आंचल में दूध है अपने बच्चे के लिए, अपनी संतति के लिए, और पति के लिए आंखों में पानी। जब पिता
अपनी पुत्र या पुत्री से नाराज होता है तो वह पत्नी को ही डांटता है। समझा देना अपने पुत्र को, और जब पुत्र नाराज होगा पुत्री कह देना पापा से। बीच में महिलाएं पीसती, इसका बोध था मैथिली शरण। यशोधरा हिंदी काव्य क्या भारतीय काव्य में उसी तरह उपेक्षित थी जिस तरह उर्मिला थी। यशोधरा में उन्होंने बुद्ध के इतिहास निर्माण की प्रक्रिया को चुनौती दी है। नारी के साहचर्य के बिना पुरुष के इतिहास निर्माण की कोई प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। धर्मवीर भारती की कनुप्रिया आपने पढ़ी होगी। हमारे युवा साथी जो हैं वे आधुनिक साहित्य के मर्मज्ञ हैं। हम लोग तो पुराने लोग हैं, वृक्ष से गिरने वाले पत्ते की तरह। तो इन लोगों ने बताया होगा कि वह एक आलाप काव्य, स्त्री विमर्श का काव्य, पुरुष की निर्माण प्रक्रिया को चुनौती देने वाला काव्य है। कनुप्रिया राधा को कहते हैं। राधा सिर्फ कृष्ण की केली सहचरी नहीं, तो यह यशोधरा भी कहती है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी भी मुझसे कहकर जाते, कहते तो क्या मुझको अपनी पगबाधा नहीं पाते। नारियां जब पुरुष को बांधती हैं तो वह गृहस्थ होता है, और जब मुक्त करती हैं तो वह इतिहास का निर्माता होता है। हर पत्नी चाहती है कि उसका पति इतिहास का निर्माण। ठीक है कि कुछ अपवाद हर जगह, व्याकरण के आचार्य भाई वीरेंद्र जी बैठे हुए हैं, वहां भी अपवाद होता है। तो अपवाद में आप कुछ नाम, कुछ उदाहरण दे सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त हिंदू संस्कृति के कवि, उनका एक काव्य ग्रंथ ही है हिंदू, और उनका एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य है जय भारत। महाभारत के बारे में कहा गया है कि वह इस देश का विश्वकोश है। जो कुछ इस देश में है वह चाहे यथार्थ हो, आदर्श हो, आचार शास्त्र हो, संबंधों का मनोविज्ञान हो, युद्ध कला हो, वह सब महाभारत में है। तो जय भारत आधुनिक हिंदी कविता की वह उपलब्धि है जिसमें भारत की पूरी संस्कृति मुखर हो उठी है। भारत का पूरा वैभव वहां साकार हो गया। उन्होंने हिडिंबा पर लिखी। भीम की पत्नी थी, प्रेम किया, राक्षसी थी, लेकिन प्रेम किया था, दिखाया कि जन्म से न कोई देवता होता है न कोई दानव होता है। हम अपनी प्रवृत्तियों से देव या दानव बनते हैं। हिडिंबा के त्याग को उन्होंने रेखांकित किया। तो एक कवि के रूप में हमारे लिए काफी विशिष्ट और स्मरणीय है मैथिली शरण गुप्त। लेकिन मैथिली शरण गुप्त सिर्फ कवि नहीं है, मैथिली शरण गुप्त विचारक कवि भी है, और साहित्य की कई विधाओं को उन्होंने समृद्ध किया है। उनकी एक विधा है नाटक। आप जानते हैं कि नाटक दृश्य काव्य है, और यह दृश्य काव्य अधिक से अधिक लोगों के बीच नाटककार के उद्देश्य को संप्रेषित करता है। तो उन्होंने लगभग 1 दर्जन नाटक लिखे हैं, और शिल्प की दृष्टि से उसमें गीत नाट्य भी है, उसमें नाटक भी है, प्रकरण भी है, वे एक श्रेष्ठ अनुवादक भी।
बंगला के एक अत्यंत प्रतिभाशाली रचनाकार है जिनका नाम है माइकेल मधुसूदन दत्त। माइकेल मधुसूदन दत्त की मेघनाथ वध का उन्होंने अनुवाद किया है, वीरांगना का अनुवाद किया है, वारांगना विलाप का अनुवाद किया है। तो बंगला से हिंदी में अनुवाद उन्होंने जो किया है वह श्रेष्ठ अनुवादक के रूप में उन्हें स्थापित करता है। इतना ही नहीं, उमर खयाम की रुबाइयां जिनसे प्रभावित होकर उत्तर छायावाद के प्रतिनिधि कवि बच्चन ने मधुशाला की रचना की थी, उमर खयाम की रुबाइयां उनका अनुवाद किया है मैथिली शरण गुप्त ने। तो मैथिली शरण गुप्त बहुभाषाविद, उन्होंने संस्मरण में लिखा मुंशी अजमेरी पर उनका एक संस्मरण है और विलक्षण संस्मरण है। हिंदी के जो गंभीर विद्यार्थी होंगे वे मुंशी अजमेरी के प्रभाव से परिचित होंगे। मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि अगर मेरे जीवन में मुंशी अजमेरी नहीं आए होते तो मैं साहित्य की सेवा इस रूप में नहीं करता। गुप्त जी राष्ट्र कवि हुए, सरकार ने मान दिया, लोगों ने स्वीकार किया, भारत भारती, रश्मि रथी जैसे कृतियां आज जन जीवन के बीच भी सुरक्षित है। आप मैथिली शरण गुप्त की जयंती मना रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त का स्मरण कर रहे हैं। यह स्मरण हमारे लिए पाथेय का काम करेगा जब हम अपनी परंपरा का अनुशीलन करते हैं, जब हम अतीत की ओर झांकते हैं तो हमें एक शक्ति मिलती है और वह शक्ति हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाती है। मैथिली शरण गुप्त भौतिक रूप में आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कृतियां आज भी हमसे संवाद करती हैं, आज भी हमें हमारे सांस्कृतिक गौरव का बोध कराती हैं, आज भी वे हमें राष्ट्र के उत्थान के लिए सजग करती हैं। जब हमारा राष्ट्र पुनर्निर्माण की दौड़ से गुजर रहा है, मैथिली शरण गुप्त जैसे रचनाकार की प्रासंगिकता बनी हुई है। मैं अपने युवा साथियों का धन्यवाद करता हूं कि वे आपके बीच जयंतियों का आयोजन कर रहे हैं, आपको बोलने और सोचने का अवसर दे रहे हैं। साहित्य का एक अदना विद्यार्थी होने के नाते मैं अपनी ओर से इस महान कवि को अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूँ। धन्यवाद। ऐसे सार्वजनिक व्याख्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोटिशः नमन करता हूँ ऐसे महान मनीषी को।